वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है ये 7 क्लास की है। ये 7 क्लास की है और ये चैप्टर है चौथा। और इस चैप्टर का नाम है मुग़ल, यानी मुग़ल काल का जितना भी है मुग़ल शासक किए हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, पूरे बाबर से लेकर औरंगजेब तक का। तो चलिए हम लोग जानते हैं। और इससे पहले आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलते रहेगा और PYQ भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन से है, तो ये बाबर है। और ये राज कितना तक किए थे, तो ये बाबर 1526 से 1530 तक किए थे। कितना तक किए थे? 1526 से 1530 तक किए थे। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। उसका बाद 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा राजपूत और उनके समर्थकों को हराया और आगरा में मुग़ल नियंत्रण का स्थापित किया। इसका 2 लड़ाई और है। जो पहला लड़ाई, फिर दूसरा लड़ाई तो खनवा का युद्ध हो गया, और तीसरा है वो है चंदेरी का युद्ध। क्या है दोस्तों? तो है चंदेरी का युद्ध। ये तीसरा लड़ाई है। और ये किसके किसका बीच में था? तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच में था। और बाबर इसमें क्या किया था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में था। और बाबर विजय हुए थे। और ये कब हुए थे? तो 1528 में हुए थे। ठीक है, 1528 में हुए थे, 29 जनवरी 1528 को। और घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में। कब हुआ था? 1529 में। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद है तो डेट याद मत कीजिएगा, लेकिन इसको कब हुआ था इसे याद कर लीजिएगा। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जो बाबर विजय किए थे। उसके बाद खनवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर विजय हुए थे इसमें। उसके बाद चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय और बाबर, जिसमें बाबर विजय हुए थे। और घाघरा के युद्ध में अफगानों और बाबर, तो बाबर विजय हुए थे। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोदी क्या किए थे? तो मारा गया था युद्ध के वक्त। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हुमायूं, यहाँ पर 1530 से 1540 तक दिया हुआ है, लेकिन ये बाद में फिर से आया भारत में। और कितना में? तो ये 1555 में क्या किया? फिर से वो अपना राजपाट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। और राजपाट जब 55 में शुरू किया, फिर तुरंत ये इसका मृत्यु भी हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये हुमायूं। ठीक है, पिता की विरासत के एक प्रांत मिला। मतलब ये उसका पिता ने वसीयत दिए थे कि मेरे मर जाने के बाद, मेरी मृत्यु हो जाने के बाद 4 भाई थे ये लोग। तो 4 भाई कौन कौन थे? तो 4 भाई कौन कौन थे ये लोग? तो ये लोग 4 भाई थे। पहला हुमायूं था, कमरान था, असगरी था और हिंदाल था। तो ये चारों ने अलग अलग अपना राजपाट बांट लिए थे अपने बाप को वसीयत के हिसाब से। ठीक है, तो इसके भी एक प्रांत मिला। और शेर खान ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में चौसा और 1540, सॉरी यहाँ पर 39 होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 40 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर 1500 क्या होगा? तो 39 होगा। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कनौज का युद्ध में। और फिर 1555 में ये दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। मतलब ये फिर से क्या किया? यहाँ पर इसे हार गया। हारने के बाद कनौज का युद्ध हारने के बाद ये और इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, तो इसे बिलग्राम के युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये हारने के बाद ये क्या किया? यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ करके चला गया था। लेकिन फिर से ये क्या किया? 1555 में ये फिर से पुनः दिल्ली स्थापित कर लिया यहाँ पर। उसके बाद फिर 56 में इसका मृत्यु हो गई।
एक पुस्तकालय सीढ़ी से उतरते वक्त गिर गया, उसके बाद ये मृत्यु हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर 1526 से 1605 ईस्वी तक, ये सबसे देर तक के लंबा समय तक शासन करने वाला मुगल साम्राज्य था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना। 1526 से 1570 के मध्य मालवा और गढ़वाना में सैन्य अभियान चलाया और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया और 1570 और 1585 के मध्य सैनिक अभियान किया। गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया। 1558 से 1605 ईस्वी में मध्य अकबर के सम्राट का विस्तार किया मध्य भारत में, और उसके बाद उत्तर पश्चिम कंधार, कश्मीर, काबुल और दक्कन, अहमदनगर। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों कितना में? तो ये हुआ था 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किससे हुआ था? तो इसका मम्मी का नाम क्या था? तो इसका मम्मी का नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? तो हमीदा बानो नाम था। अमरकोट के कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था इसका पैदा। और अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जल्लाल था दोस्तों। क्या था? तो जल्लाल था। ठीक है, जल्लाल नाम था इसका। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, 1605 से 1627 ईस्वी तक कौन? तो जहांगीर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। क्या हुआ? पूर्णतः सफल नहीं हुआ। और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बहुत जान लेते हैं। इसका जो असल नाम था वो क्या था? तो सलीम था। और इसको नाम किसने रखा था, किस लिए रखा था? तो ये सलीम सूफी संत और शेख सलीम चिश्ती ने नाम रखा था। और इसको फिर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। ठीक है, याद किया जाता है। और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1569 में। ठीक है, 1569 में इसका जन्म हुआ था। और ये जहांगीर द्वारा जो शुरू की गई थे वो तुजुके ए जहांगीरी था। क्या था? तुजुके ए जहांगीरी था। ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे वो खुसरो थे, और खुसरो थे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना ही हम लोग लेंगे, उससे ज़्यादा के लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शाहजहाँ 1627 से 1658 तक। कहाँ तक? तो 1627 से 1657 या 58। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसका तस्वीर है। दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदनगर के विरोध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया और अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। क्या क्या? तो मुगलों के राज्यों में मिला लिया गया। ठीक है, इसके बारे में बस थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि इसकी माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई की गर्भ से ही जन्म लिया था। तो 5 जनवरी 1500 कितना में जन्म लिया था? तो 5 जनवरी 1592 में। ठीक है, 92 में। और इसका बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? तो खुर्रम था। ठीक है, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। और ये पैदा कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इसका विवाह कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में। कब? तो 1612 ईस्वी में हुआ था। किससे हुआ था? तो ये आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। किससे? तो अर्जुमंद बानो बेगम से,
जिसे शाहजहां ने मलिकाए जामनी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब, 1658 से 1707 ईस्वी तक। कितना तक? तो 1707 ईस्वी तक। उत्तर पूर्वी में अहोम की पराजय हुई। मारवाड़ के राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उसके आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। क्या रहे? तो प्रारंभ में सफल रहे। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ जानते हैं। तो इसका बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसका जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बोलेगा कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में हुआ था। और औरंगजेब के बचपन का जो अधिकांश समय था वो नूरजहाँ के पास बीता। ठीक है, नूरजहाँ के पास बीता। तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण सहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की राष्ट्र को संबोधित करते हैं। राष्ट्र जो वहाँ पर झंडा फहराते हैं, कहाँ पर थे? लाल किला में। तो लाल किला बनवाने वाले कौन थे? तो मुगल शासक ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर फहराया जाता है। ठीक है, मुगल कौन थे? तो चलिए देखते हैं मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंश के वंशज। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु अब कितना हुआ था? तो 1404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। और परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अब ऐसा क्यों नहीं करते थे? अब क्यों उसको पसंद नहीं करते थे? मंगोल या मुगल कहलवाना क्यों पसंद नहीं करते थे? तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों की नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। अब दूसरी तरफ वो तैमूर का वंशज होने का गर्व क्यों करते थे? तो मंगोल की तरफ से उनकी माँ थी और तैमूर की तरफ से उनके बाप थे। ठीक है, ज़्यादातर इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए क्या करते थे? गर्व होने का बहुत ही गर्व करता था। मुगल सैन्य अभियान, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा उस बागों में आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया।
16वीं सदी बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया। याद रखेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया। किसने? तो बाबर ने। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल जेठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें जेठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। जिसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायत की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब जो जेठ है, जो सबसे पहला औलाद है, वही उनका शासन बनेगा, ये नहीं था इसमें। ठीक है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वच्छ में स्वीकार कर लिए। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों घराने पुत्रियों के विवाह करके उसे पद प्राप्त किया, परंतु मेवाड़ के ससोदिया वंश ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। कौन सा वंश? तो मेवाड़ के ससोदिया वंश, ये इनकार करते रहे। मनसबदार और जागीरदार। चलिए आगे चलते हैं। मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी है। ठीक है, इसके लिए होता था मनसबदार की शब्द का यहाँ पर उपयोग। ये व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी है, सियासत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, उसके बाद एक पद होता था वेतन, उसके बाद तीसरा में है सैनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। और वेतन का निर्धारण जात के संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। क्या कहते थे? जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इन कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है जबत और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसने की उपज से मिलने वाले किसान हो गए यहाँ पर। ठीक है, किसान की उपज से मिलने वाला राजस्व तथा अधिकार स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से स्वराज देते थे। और मत्स्य या मत्स्यों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो। नेक्स्ट है मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? एक ही शब्द जमींदार के प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कला विधि के लिए कृषि पैदावार कीमतों और
कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व और मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अकबर के शासनकाल का इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा है। अकबरनामा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये हर बार कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार ये रिपीट भी हो जाता है, हुआ है रिपीट। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना तो उसमें रिपीट हुआ है, इसीलिए इसको अच्छे से देखिए और याद कीजिए। इसमें से मैं 3 ऑप्शन दे देंगे सही गलत का और उसे चुनने के लिए बोला जाएगा। तो एक में क्या है, तो अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरा में क्या है, तो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरा में है आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विवरण मिलता है। ये 3 जिल्दों में है, याद रखेंगे। अकबरनामा अगर पूछा जाएगा कितने जिल्दों में है, तो ये 3 जिल्दों में है। तो फर्स्ट में क्या है, तो अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरा में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, और फिर तीसरा में आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के विवरण मिलता है इसमें। इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर की नीतियाँ। अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। साम्राज्य की प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक, वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मास्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। नेक्स्ट है फौजदार और सेनानायक। फौजदार या सेनानायक। और कोटवाल का अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। क्या की? तो अकबर की मदद की। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलते रहेगा। ये 7 क्लास का 4th चैप्टर है। अब हम लोग अगले दिन 5 चैप्टर को लेकर के आएंगे।